हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल गेज वेल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम फाउंडेशन ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी की यूनिट 3 कंप्लीट करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैंने आपकी यूनिट 1 यूनिट 2 सारी कवर करा दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो ये हमारी इसकी यूनिट 3 की वीडियो होने वाली है, जिसके अंदर हम 2 चैप्टर पढ़ेंगे, इंटरव्यू और फील्ड एक्सपेरिमेंट, केस स्टडी एंड द सेकेंडरी डाटा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लेसन 7 से, इंटरव्यू से। चैप्टर 7 इंटरव्यू। तो इसके अंदर हम जानेंगे इंटरव्यू के बारे में, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में, और इंटरव्यू एज अ साइकोलॉजिकल टूल, और इसके टाइप्स के बारे में, और जो इंटरव्यू गाइड हैं, इंटरव्यू स्किल्स हैं, और साथ ही साथ इसकी रिपोर्ट फॉर्मेशंस, टर्मिनेशंस और एथिकल कंसर्न्स। तो ये सारे टॉपिक्स आज इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं इंटरव्यू के बारे में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो अगर हम बात करें कि जब हम ये जानना चाहते हैं कि लोग क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, या उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो सबसे बेस्ट तरीका उनसे सीधा पूछ लेना, मतलब कि इंटरव्यू काम आता है। रिसर्च में इंटरव्यू एक ऐसा मेथड है जहां रिसर्चर लोगों से डायरेक्ट बात करके डिटेल इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं। ये एक फोकस कॉन्वर्सेशन की तरह होता है, जहां सवाल पहले से ही रिसर्च टॉपिक के हिसाब से केयरफुली प्लान किए जाते हैं। ठीक है, तो जो इंटरव्यू है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का एक ज़रिया है, जहां लोग सवाल जवाब के थ्रू एक दूसरे से बात करते हैं। यूजुअली रिसर्चर ने ये सवाल इसलिए तैयार करा होता है ताकि वो किसी खास टॉपिक के बारे में ज़्यादा जान सके। इसका मेन आइडिया इंटरव्यू से उन थॉट्स, एक्सपीरियंस या ओपिनियंस को समझना होता है जो रिसर्च से जुड़े हों। ओके, और सर्वे के मुकाबले जहां ओपिनियन लिमिटेड होते हैं, इंटरव्यूज़ में लोगों को खुलकर बोलने और अपनी बात डेप्थ में समझाने का मौका दिया जाता है। कभी कभी तो ये 1-on-1 होती है, मतलब कि एक आदमी दूसरे आदमी से बात कर रहा होता है इंटरव्यू में, लेकिन कभी कभी इसमें कुछ छोटे ग्रुप्स भी इन्वॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, और भले ही ज़्यादातर इंटरव्यू फेस टू फेस होते हैं, पर ये फ़ोन पर या फिर ऑनलाइन भी किए जा सकते हैं, जो भी रिसर्च के लिए सही रहे। तो शॉर्ट में कहें तो इंटरव्यू रिसर्चर को किसी टॉपिक की गहराई तक पहुंचाने में मदद करते हैं। लोगों के रियल लाइफ एक्सपीरियंस और ओपिनियन को डायरेक्ट सुनकर, अक्सर एक इंटरव्यू 2 लोगों के बीच फेस टू फेस होता है। ठीक है, और एक सवाल पूछने वाला इंटरव्यूअर होता है और दूसरा जो जवाब देने वाला होता है वो से कहते हैं इंटरव्यूई। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो इंटरव्यू है वो हमेशा 1-on-1 या एक ही पर्सन से हो, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। सिचुएशन के हिसाब से फ़ोन, ऑनलाइन या फिर ग्रुप सेटिंग्स में भी ये किया जा सकता है। ओके, तो अब हम देखते हैं नेचर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरव्यू। तो इसे आप एक गाइडेड कॉन्वर्सेशन की तरह समझ सकते हैं। साइकोलॉजी में इंटरव्यू एक ऐसा तरीका है जिससे रिसर्चर, साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर किसी इंसान से डायरेक्ट बात करते हैं ताकि उनके थॉट्स, उनकी फीलिंग्स, उनके बिहेवियर और उनके एक्सपीरियंस के बारे में जान सकें। ये कोई आम कैजुअल चैटिंग नहीं है, इसमें क्वेश्चंस पहले से ही प्लान किए जाते हैं और उनका एम होता है इस स्पेसिफिक टॉपिक को एक्सप्लोर करना। ओके, तो अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ क्वेश्चन आवर्स या ऑब्जर्वेशन का यूज़ क्यों नहीं करते। तो इसका जवाब ये है कि इंटरव्यू वर्सेस क्वेश्चन आवर्स। तो क्वेश्चन आवर्स एक फॉर्म की तरह होता है जहां आपको बॉक्सेस टिक करनी होते हैं या शॉर्ट आंसर लिखने होते हैं। ये फास्ट और इजी तो होते हैं, लेकिन इसमें आप अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। दूसरी तरफ जो इंटरव्यू होता है तो उसमें लोग खुलकर बात कर सकते हैं और आप फॉलोअप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ओके, अब दूसरा है इंटरव्यू वर्सेस ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन का मतलब है किसी को सिर्फ देखना बिना उनसे कुछ पूछे। तो एक्शन देखने के लिए तो ये बढ़िया है, पर ये नहीं बता सकता कि उस इंसान ने ऐसा क्यों किया है। मतलब कि किसी चीज़ को आप ऑब्जर्व तो कर रहे हैं, देख तो सकते हैं उसके एक्शंस को, बट इससे क्या होगा, ऑब्जर्वेशन से आप उस इंसान से ये नहीं पूछ पाओगे कि उसने ऐसा क्यों किया है। लेकिन इंटरव्यू में ऐसा क्या होता है, इंटरव्यू में हम डायरेक्टली उस इंसान से सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। इंटरव्यू से हमें ये पता चलता है कि वो इंसान अपने बारे में क्या सोचता है, जो साइकोलॉजी में बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरव्यू एज अ साइकोलॉजिकल टूल। तो इंटरव्यू एक खास तरह की कॉन्वर्सेशन होती है जिसे साइकोलॉजिस्ट किसी इंसान के थॉट्स, फीलिंग्स और एक्सपीरियंस को गहराई से समझने के लिए
यूज़ करते हैं। ये सिर्फ एक मामूली बातचीत या कैजुअल कॉन्वर्सेशन की तरह नहीं होती है, मतलब कि ये साइकोलॉजिस्ट ने या फिर काउंसलर्स का एक तरीका होता है जिसमें वो थॉटफुल क्वेश्चंस पूछते हैं और ध्यान से सुनते हैं ताकि समझ सकें कि वो इंसान किस सिचुएशन से गुजर रहा है। अब इंटरव्यू को टूल की तरह यूज़ करने से वो बातें सामने आती हैं जो शायद मतलब डेली लाइफ में वो बातें ना मिल पाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई अपनी वरीज़, मतलब कि उनका जो डर है, पास्ट एक्सपीरियंस है या फिर टफ सिचुएशंस को हैंडल करने के मेथड शेयर कर सकता है, जिससे साइकोलॉजिस्ट को उनकी मेंटल हेल्थ के बारे में क्लूज़ मिलते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर इंसान की स्टोरी यूनिक होती है और इंटरव्यूज़ प्रोफेशनल को उस स्टोरी को डेप्थ में एक्सप्लोर करने का मौका देते हैं। ठीक है, चाहे किसी मेंटल इशू को डायग्नोज करना हो, ट्रीटमेंट प्लान करना हो या सिर्फ सपोर्ट देना हो, इंटरव्यूज़ लोगों के लिए एक सेफ स्पेस बनाते हैं जहां वो खुद को एक्सप्रेस कर सकें। इस तरह साइकोलॉजी में इंटरव्यूज़ एक अमेजिंग मेथड है जो एक इंसान की इनर वर्ल्ड और उन्हें दी जाने वाली हेल्प के बीच एक सही कनेक्शन बनाने में मदद करता है। ठीक है, अब अगर बात करें इंटरव्यूज़ के टाइप्स की, जब हम इंटरव्यूज़ के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर एक सवाल पूछने वाला मतलब क्वेश्चनर और एक जवाब देने वाला रिस्पॉन्डर आता है। मतलब कि इंटरव्यूज़ के अंदर तो यही होता है कि एक सवाल पूछने वाला होता है, एक जवाब देने वाला। ये चीज़ हमारे दिमाग में आती है जब इंटरव्यू का नाम सुनते हैं। लेकिन रिसर्च वर्क में इंटरव्यू ज़्यादा सिलेक्टिव और डिटेल होते हैं ताकि काम की इंफॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, अब इंटरव्यूज़ के अलग अलग फॉर्म होते हैं जो इस बात पर डिपेंड करते हैं कि रिसर्चर को कितना मतलब कि कितना स्ट्रक्चर चाहिए। इस चैप्टर में हम इंटरव्यूज़ की इन्हीं फॉर्म्स के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो अब रिसर्च में इंटरव्यूज़ के फंडामेंटल टाइप से कुछ, जैसे कि स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में इसमें सवाल पहले से फिक्स होते हैं। ओके, दूसरा होता है सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। इसमें कुछ सवाल फिक्स होते हैं और कुछ मौके के हिसाब से पूछे जाते हैं। ठीक है, और तीसरा होता है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। ये एक खुली बातचीत की तरह होता है जिसमें पहले से कोई लिस्ट नहीं होती है, कोई क्वेश्चंस पहले से ही नहीं बनाए गए होते हैं। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे पता चलता है उसी के साथ। अब हम देखते हैं इंटरव्यूज़ गाइड एंड इंटरव्यू स्किल्स। तो साइकोलॉजी में इंटरव्यू लेते वक्त क्वेश्चन किस तरह के हैं ये बहुत ज़रूरी होता है। इससे हम लोगों को बेहतर समझने और जो काम की इंफॉर्मेशन है उसे इकट्ठा करने में हमें मतलब हेल्प मिलती है। अब दो तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर यूज़ होते हैं, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। इन्हें सही ढंग से ऑर्गेनाइज करने के लिए रिसर्च अक्सर एक इंटरव्यू गाइड तैयार करती है जो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है, मतलब कि ताकि कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक छूटे ना। ठीक है, अब सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस कैसे होते हैं। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन वो होते हैं जिनका जवाब हाँ या ना में ना दिया जा सके, मतलब कि इन क्वेश्चंस का जवाब हम सिर्फ हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं। ये सवाल इंसानों को अपने थॉट्स, फीलिंग्स और एक्सपीरियंस को अपने वर्ड्स में बताने के लिए इंकरेज करते हैं। इसमें रिस्पोंडेंट के पास पूरी फ्रीडम होती है कि वो बात को डिटेल में समझे। ठीक है, और अगर बात करें कि ये कहाँ यूज़ होते हैं, तो जब हम किसी की पर्सनल लाइफ या इमोशंस के बारे में डेप्थ में जानकारी चाहते हैं तब ये वहाँ पे यूज़ होता है। ओके, तो अगर हम एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन पूछेंगे, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एग्जांपल जैसे क्या आप मुझे उस वक्त के बारे में बता सकते हैं जब आपने बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील की थी। या फिर दूसरा क्वेश्चन हो सकता है आप स्कूल या काम के स्ट्रेस को कैसे हैंडल करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि आपने होम टाउन में बड़े होने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो ये सवाल इंटरव्यूअर को उस इंसान की इनर वर्ल्ड समझने में हेल्प करता है, खासकर काउंसलिंग और रिसर्च में। ओके, अब दूसरा होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। अब क्लोज एंडेड क्वेश्चंस के अंदर क्या होता है कि क्लोज एंडेड क्वेश्चंस जो होते हैं उनका आंसर फिक्स होता है। ये सवाल ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड होते हैं और इनका जवाब अक्सर हाँ या ना में मतलब कि किसी स्पेसिफिक ऑप्शन में दिया जाता है। ओके, और अगर हम बात करें कि इसका यूज़ कहाँ होता है, तो जब हम डायरेक्ट और क्लियर इंफॉर्मेशन
चाहते हैं, मतलब कि हमें जब डायरेक्ट और क्लियर इन्फॉर्मेशन चाहिए, या जब बहुत सारे लोगों के आंसर्स को कंपेयर करना हो, तब हम इसका यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या आप स्कूल जाते हैं, इसका जवाब सिर्फ हाँ या ना में होगा। ओके, इस तरीके के क्वेश्चंस, तो ये क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। ओके, अब इसके बाद है प्रोविंग टेक्निक। इंटरव्यूअर्स को पता होता है कि प्रोब्स कब और कैसे यूज़ करनी है। प्रोब एक न्यूट्रल रिक्वेस्ट होती है ताकि जो एम्बिगुअस, मतलब कि धुंधले आंसर्स हैं, उनको क्लैरिफाई किया जा सके और इनकम्प्लीट आंसर को पूरा किया जा सके। ओके, या फिर एक सही रिस्पांस मिल सके, इसके लिए। अब सर्वे रिसर्च इंटरव्यूइंग में एक फॉलोअप क्वेश्चंस होते हैं, मतलब कि जो रिस्पोंडेंट से इनकम्प्लीट या गलत आंसर को एलिमिनेट करने के लिए कहते हैं। इंटरव्यूअर्स इररेलेवेंट आंसर्स को पहचान लेते हैं और ज़रूरत पड़ने पर प्रोब्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, प्रोब्स कई तरह के होते हैं। एक तो होता है पॉज, जिसमें कि 3 से लेके 5 सेकेंड तक पॉज अक्सर असरदार होता है। मतलब कि आप बात करते करते आपने 3 या 5 सेकेंड का पॉज लिया, ठीक है, बीच में, तो इससे क्या होता है कि एक इम्पैक्ट छोड़ता है, ग्रेट इम्पैक्ट छोड़ता है। ठीक है, दूसरा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, भी काफ़ी काम करता है। ठीक है, और तीसरा होता है रिपीटेशन। इंटरव्यूअर सवाल को रिपीट कर सकता है या रिस्पोंडेंट के रिप्लाई को दोबारा से दोहरा सकता है। ठीक है, एक पॉज लेते हुए। अब इसके बाद है सी हमारा क्रिएटिंग रैपोर्ट, मतलब कि हम जब कंटेम्पलेट करते हैं साइकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन को, आइदर इन द रिसर्च और प्रैक्टिस, तो ये एसेंशियल फेज होता है ऑफ्टन टाइम कि एक रिपोर्ट को इस्टेब्लिश करना विद द पर्सन्स जो इसके साथ डील कर रहा हो। ठीक है, तो उसे रिपोर्ट कहते हैं। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ सेंस ऑफ ट्रस्ट, कंफर्ट एंड अंडरस्टैंडिंग, जिसकी वजह से एक पर्सन हमारे साथ जब कंफर्टेबल हो पाता है, तब वो खुली, मतलब कि फिर आराम से वो फ्री होके हमें सारी चीज़ें शेयर कर पाता है। ओके, तो मतलब कोई इंसान अगर इंटरव्यू देने आया है, तो सबसे पहले उसके साथ एक ट्रस्ट ऑफ सेंस को इस्टेब्लिश करना होता है, एक कंफर्ट उसे देना होता है। ठीक है, ताकि वो ओपनली कम्युनिकेट कर पाए। ओके, अब इसके बाद आता है इंटरव्यू का टर्मिनेशन, मतलब कि इंटरव्यू को ख़त्म करना। तो इंटरव्यू को ख़त्म करना शायद एक छोटी सी बात लगे, पर ये बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से एक सही शुरुआत बाकी के इवेंट को इन्फ्लुएंस करती है, वैसे ही एक अच्छा कंक्लूजन पार्टिसिपेंट को अपने काम के बारे में कॉन्फिडेंट महसूस कराता है। हम इंटरव्यू कैसे ख़त्म करते हैं, इसका असर इस बात पर पड़ता है कि पार्टिसिपेंट पूरे प्रोसेस के बारे में क्या सोचेगा। इंटरव्यू को बहुत जल्दी या गलत तरीके से टर्मिनेट करने से इंसान अलाइन, मतलब कि अकेला या कंफ्यूज महसूस कर सकता है। हालांकि अगर हम थोड़ा वक्त निकाल कर और ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करके, मतलब कि शुक्रिया कह के जो बातें हुई उन्हें डाइजेस्ट करें और ये बताएं कि आगे क्या होने वाला है, तो इसका एक इफ़ेक्टिव और कंसिडरेट इम्प्रेशन पड़ता है। इसलिए टर्मिनेशन फेज़ का मतलब सिर्फ फेयरवेल या अलविदा कहना नहीं होता है। इसका मतलब पूरी कन्वर्सेशन को जो कॉज है और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक सही अंजाम तक पहुंचाना होता है। ठीक है, तो इस टॉपिक के साथ हमारा इंटरव्यू वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम हमारा जो दूसरा चैप्टर है वो पढ़ते हैं। अब इसके बाद है हमारा 8 चैप्टर फील्ड एक्सपेरिमेंट, केस स्टडी एंड सेकेंडरी डाटा। तो इस चैप्टर के अंदर हम सबसे पहले रिसर्च प्रॉब्लम जो है उसे आइडेंटिफाई करना ये जानेंगे, और उसके बाद एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को जानेंगे, दैन फील्ड एक्सपेरिमेंट और केस स्टडी को जानेंगे। ठीक है, दैन हम सेकेंडरी डाटा और डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बात करेंगे। ओके, तो ये सारे टॉपिक्स हमें इस चैप्टर के अंदर कंप्लीट करने हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन के साथ। अब इस चैप्टर का एम क्या है कि रीडर्स को उन वेरियस टेक्निक्स से जो कि रिसर्च के अंदर करी जाती हैं, जो साइकोलॉजी के अंदर हैं, उनसे इंट्रोड्यूस कराना। ठीक है, अब ईच रिसर्च टेक्निक यूनिक है और अपनी खुद की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के साथ आती है। अब ये चैप्टर जो है वो शुरू होता है आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम। उसके बाद ये डिफरेंट वेज बताएगा इन विच द प्रॉब्लम इज एड्रेस इन अ डिसिप्लिन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक ये है हमारा आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम।
तो अगर हम कहें कि एक प्रॉब्लम की स्टेटमेंट हमेशा से डिफाइन होती है एज अ इंटेरोगेटिव टेस्टेबल स्टेटमेंट, जो कि एक्सप्रेस करती है रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर देन टू वेरिएबल्स। तो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है वो एक बर्थ क्राई की तरह हो सकती है, मतलब रिसर्च स्टडी के अंदर, क्योंकि सबसे पहला स्टेप ही हमारा प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, पता लगाना है कि प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या, तभी तो हम उसके ऊपर रिसर्च करेंगे, बाकी क्या करेंगे। तो बिना प्रॉब्लम स्टेटमेंट के जो रिसर्च होती है वो इनकन्वेंशेबल और वाइबल होती है। तो रिसर्च में ग्रो करने के लिए रिसर्चर को ज़रूरी होता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ शुरू करना, मतलब कि जब तक हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं कर लेते वो रिसर्च स्टार्ट नहीं हो सकती। ओके, तो जैसे कि हमने ऊपर डेफिनेशंस देखी, तो उनके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो यूजली क्वेश्चन के फॉर्म में होती है, मतलब कि जो कि क्लियरली स्टेटेड होती है। एंड सर्टेन रिसर्च क्वेश्चंस आर आल्सो डेवलप्ड ऑन द वे, जो कि यूजली कंसिडर करे जाते हैं गुड जब वो क्लियर हो, स्पेसिफिक हो, आंसरेबल हो और इंटरकनेक्टेड हो। ठीक है, तो अब हम देखते हैं वेज ऑफ मैनिफेस्टेशन ऑफ अ प्रॉब्लम। तो एमसी ग्यूगिन, इन्होंने 1990 के अंदर बोला था ये बात। तो इनके अकॉर्डिंग एक प्रॉब्लम इन सर्कमस्टेंसेस के अंडर मैनिफेस्ट हो सकती है, जैसे कि सबसे पहला है गैप इन आवर नॉलेज, हमारे ज्ञान में कमी, मतलब कि जब इंफॉर्मेशन की एविडेंट एब्सेंस होती है तब। और दूसरा कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट, मतलब कि जब ऑलरेडी किए गए इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट स्टार्कली डिफरेंट या इवन अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट करते हुए लगते हैं, तब उस प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत एमर्ज हो जाती है। और तीसरा है एक्सप्लेनिंग फैक्ट, एक फैक्ट जो नॉलेज के बाकी हिस्से से आइसोलेशन, मतलब कि अलग थलग में एग्जिस्ट करता है, वो अपने आप एक एक्सप्लेनेशन डिमांड करता है और एक प्रॉब्लम के रूप में मैनिफेस्ट होता है। ठीक है, अब दूसरा है टाइप ऑफ प्रॉब्लम, तो उसके अंदर आ जाता है सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स। तो अब एमसी ग्यूगिन ने 1990 के अंदर कहा है कि एक प्रॉब्लम सॉल्वेबल है, मतलब कि फर्स्ट क्या है कि सिर्फ तब जब कोई उसके टेंटेटिव सॉल्यूशन, मतलब कि जो एक हाइपोथेसिस के रूप में ऑफर किया गया है, उसको एम्पिरिकली टेस्ट कर सकता है। ठीक है, तब वो सॉल्वेबल है। दूसरी बात, कोई मतलब कि इन्फर कर सकता है कि हाइपोथेसिस उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है अगर वो सच है। थर्ड क्या है कि एक हाइपोथेसिस तभी टेस्टेबल है जब ये डिटरमाइन करना पॉसिबल हो कि वो ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, और फोर्थ क्या है, एक हाइपोथेसिस तभी टेस्टेबल है जब उसके लिए प्रोबेबिलिटी की डिग्री डिटरमाइन करना पॉसिबल हो। ओके, अब हमारा टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में वेरिएबल्स के बीच का जो रिलेशन है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। रिसर्चर्स कुछ वेरिएबल्स को पहचान कर उन्हें मैनिपुलेट, मतलब कि उनमें बदलाव करता है और उससे मैनिपुलेशन का इम्पैक्ट दूसरे वेरिएबल पर हम देखते हैं। ठीक है, मतलब कि सोशल साइंस में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को कभी कभी एसआर रिसर्च भी कहते हैं, क्योंकि रिसर्च एक स्टिमुलस या स्टिमुली को मैनिपुलेट करता है ये पता करने के लिए कि क्या इससे किसी खास रिस्पॉन्स या रिस्पॉन्सेस में चेंज आता है या नहीं। ठीक है, तो ये 2010 में सिंह ने ये बात बोली है। ओके, अब आगे क्लैरिफाई करते हुए इसे लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट और फील्ड एक्सपेरिमेंट में भी डिवाइड किया जा सकता है। एक लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट एक ऐसी रिसर्च स्टडी है जिसमें सारे ये जो लगभग सारे पॉसिबल इन्फ्लुएंसर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो इन्वेस्टिगेशन की इमीडिएट प्रॉब्लम से रिलेवेंट नहीं है उनके वेरिएंस को मिनिमम रखा जाता है। ये कार्ल लिनेकर ने 2008 में कहा। ओके, फेस्टेनेगर इन्होंने 1953 में कहा है, इसे ऐसे डिफाइन करते हैं कि ये एक ऐसा रिसर्च है जिसमें इन्वेस्टिगेटर एक सिचुएशन को एग्जैक्ट कंडीशन के साथ क्रिएट करता है जो वो चाहता है और उसमें कुछ वेरिएबल्स को कंट्रोल और दूसरे वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करता है। ओके, अब इसके बाद है दूसरा फील्ड एक्सपेरिमेंट। तो एक फील्ड एक्सपेरिमेंट इस रिसर्च स्टडी की रियलिस्टिक सिचुएशन
in which one or more independent variables are manipulated by the experimenter under as a carefully controlled condition as the situation will permit। तो ये कार्ल लिगनर ने 2007 में कहा है। ये कार्ल लिगनर ने डिफाइन किया है कि जो फील्ड एक्सपेरिमेंट और लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट उनकी कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं। जैसे कि कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं शाओगुनीज एंड जेमिस्टर, इन्होंने 1990 के अंदर कहा है जब एक्सपेरिमेंटर नेचुरल सेटिंग्स में इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करता है बिहेवियर्स पर, मतलब कि जो बिहेवियर है उस पर उनका इफेक्ट देखने के लिए, तो उस प्रोसीजर को फील्ड एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ओके, इस पर और सोचने पर ये पता चलता है कि रिसर्चर फील्ड में ही होते हैं, मतलब कि उनको एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने की नॉलेज होती है और उस फील्ड में रहने की भी, और लेबोरेटरी आर्टिफिशियल सिनेरियोज के बजाय, जैसे डेफिनेशन से पता चलता है कि रिसर्चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, बस उसकी प्रिसीशन और लेवल लेबोरेटरी सेटिंग से कंपैरेटिवली कम होती है क्योंकि वो फील्ड में होता है। ओके, तो फील्ड एक्सपेरिमेंट की एक्सटर्नल वैलिडिटी ज़्यादा होती है पर इंटरनल वैलिडिटी कम होती है। ये ज़्यादा जर्नलाइजेबल होते हैं पर इनमें कंट्रोल कम होता है। ओके, तो अब बात करते हैं केस स्टडी की, नेचर ऑफ केस स्टडी। तो बेसिकली ये हमारी जो केस ऑफ स्टडी होती है ये कलेक्शन होती है रिसर्च मेथड की, जहाँ पे मतलब कि हम केस को रेफर करते हैं टू एन इंडिविजुअल एन ऑर्गेनाइजेशन और इवन अ नेशन, ठीक है, जिसके थ्रू हमें मतलब कि बहुत सारे रिसर्च मेथड देखने को मिलते हैं, ठीक है, और ये रिसर्चर्स को अलाउ करती है टू लुक एट वेरियस एस्पेक्ट एंड एंगल्स टू वन पर्टिकुलर सिचुएशन, ठीक है। एग्जाम्पल जो केस हैं एज पर सेवरोन 2010, एक केस स्टडी रेफर करती है टू द स्टडी ऑफ अ सोशल फिनोमिना एंड इट कैरिड आउट विद इन द बाउंड्रीज ऑफ वन सोशल सिस्टम और विद इन द बाउंड्रीज ऑफ फ्यू सोशल सिस्टम सच एज पीपल, ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप्स, इंडिविजुअल और सोशल मतलब कि लोकल कम्युनिटीज़ और नेशन स्टेट, इन सब चीज़ों के अंदर आता है, ठीक है, केस स्टडी, जिसके अंदर हम किसी भी फिनोमिना को स्टडी करते हैं। ओके, और हमारे पास है टाइप ऑफ केस स्टडी। केस स्टडी की जो मेथड्स हैं उनके अंदर हम एक्सप्लोर करते हैं डाटा को इन अ डिफरेंट वेज। तो वो टाइप्स क्या हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला है इंट्रिंसिक केस स्टडी। तो ये सिग्निफाई करता है दैट स्टडी इज ऑफ एन इंटरेस्ट इन इटसेल्फ टू द रिसर्चर। तो जब रिसर्चर किसी पर्टिकुलर चीज़ को जानना चाहता है rather than about a more general problem or phenomena, तो तब उस केस में इंट्रिंसिक केस स्टडी करी जाती है, ठीक है, जो कि प्री स्पेसिफाइड होती है इन द सेंस देयर इंट्रिंसिक इंटरेस्ट प्री एग्जिस्ट द रिसर्च। ओके, दूसरा है इंस्ट्रूमेंटल केस स्टडी। यहाँ पे जो रिसर्चर हैं वो जब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जनरल फिनोमिनास को स्टडी करना चाहते हैं, एग्जाम्पल समवन गोइंग थ्रू अ ब्रेकअप और एग्ज़ाम स्ट्रेस एक्सेट्रा, इन चीज़ों के ऊपर जब रिसर्चर रिसर्च करना चाहते हैं तो वो इंस्ट्रूमेंटल केस स्टडीज़ का यूज़ करते हैं, ठीक है। दे फॉर द इंडिविजुअल एक्सपीरियंस एंड अंडरगोइंग द फिनोमिना बिकम द पार्टिसिपेंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द स्टडी। अब तीसरा जो है वो है सिंगल केस स्टडीज़। ये रेफर करता है एक्सप्लेनेशंस को जो कि डिटेल में हो सिंगल केस की, ठीक है, मतलब कि इट में फर्दर इन्वॉल्व अ कंपैरिजन विद सीरीज ऑफ केस, ठीक है, मतलब उसके अंदर कंपैरिजन करा जाता है। फिर इसके बाद दूसरा है मल्टीपल केस स्टडीज़। तो जब रिसर्चर्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है टू फॉर्मुलेट न्यू थ्योरीज, तो वो न्यू हाइपोथेसिस जो कि फॉर्म हुए हैं उनको कंपेयर करते हैं एंड वो कंटिन्यूसली मॉडिफाई करते हैं इन द लाइट ऑफ एनी न्यू इंसाइट जो कि अराइव एट आफ्टर द केस, जो कि कलेक्टेड हो और स्टडीड हो, ठीक है, तो वो होते हैं मल्टीपल केस स्टडी, ठीक है। अब दूसरा है डिस्क्रिप्टिव केस स्टडी, जो कि रेफर करता है केस स्टडी विच आर डन विद अ मेन फोकस ऑफ डिस्क्राइबिंग द फिनोमिना, मतलब कि जो केस स्टडी किसी फिनोमिना के बारे में डिटेल जानकारी देती है, पूरा डिस्क्रिप्शन दे रही है, तो वहाँ पे डिस्क्रिप्टिव केस स्टडी का यूज़ करा जाता है।
जिसका फोकस होता है ऑन अटेनिंग अ कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग रेदर देन एनी अटेम्प्ट टू अप्लाई अ प्री एग्जिस्टिंग थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट। ओके, और इसका एम होता है कि ही इज़ न्यूअर insight and drawing a more enriched picture of what is being studied। ओके, अब इसके बाद है एक्सप्लेनेटरी केस स्टडी। तो देर आर सर्टन एक्सप्लेनेशंस और रीजंस इसके अंदर होते हैं, मतलब कि जिन फिनोमिनास के रीजंस को और एक्सप्लेनेशंस को ऑब्जर्व करा जाता है एंड जो डिस्क्रिप्शंस है उन्हें अकम्पाइन करा जाता है बाय सर्टेन अटेम्प्ट एट रीजन और कॉन्सेप्चुअल अंडरपिनिंग ऑफ व्हाट इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड एंड डिस्क्राइब्ड। ओके, तो वो एक्सप्लेनेटरी केस स्टडीज़ उनमें करी जाती है। ठीक है, अब इसके बाद जो है वो है नेचुरलिस्टिक केस स्टडीज़ के अंदर हम रियल वर्ल्ड को, मतलब रियल वर्ल्ड और इन्वायरमेंट के बारे में जब चीज़ें देखते हैं, स्टडी करते हैं, फिनोमिना जो हुआ है वो जब नेचुरल वर्ल्ड से रिलेटेड हो तो उसके अंदर हम नेचुरलिस्टिक केस स्टडीज़ को यूज़ करते हैं, जिसके अंदर अटेम्प्ट करा जाता है टू कैप्चर इट विथ इट्स यूनिक कॉम्प्लेक्सिटीज़। ओके, तो रिसर्चर्स वर्क करते हैं विथ ओपन माइंड एंड यहाँ पे कोई भी प्री कंसीव्ड नोशन या फिर अजम्पशंस नहीं होते हैं। ठीक है, और ये सिंगल केस यूजली यूनिट ऑफ एनालिसिस होता है। ओके, और जो लास्ट वन है वो है प्रैग्मेटिक केस स्टडी। तो ये स्टडी जो है वो बिगिन होती है विद द वेल डिफाइंड प्रोपोजिशन और प्रोपोजिशन जो कि क्लियर पर्सपेक्टिव के साथ हो। ओके, तो अब हम इसका लास्ट टॉपिक देखते हैं, यूजिंग सेकेंडरी डाटा एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो सेकेंडरी डाटा जो है वो रेफर करता है डाटा सेट्स को जो कि कलेक्टेड हों बाय समवन अदर देन द यूज़र, मतलब कि यूज़र की जगह कोई और उसे कलेक्ट करे, एंड मेड अवेलेबल फॉर पब्लिक और ऑर्गेनाइज रिसर्च, और वो उसे पब्लिक के लिए और ऑर्गेनाइज रिसर्च के लिए अवेलेबल बनाए। तो इसका पर्पस है कि ये अलाउ करता है टू रेप्लिकेट प्रीवियस स्टडीज़ एंड अप्लाइंग न्यू स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टू एग्जिस्टिंग डाटा और एड्रेस रिसर्च क्वेश्चंस नॉट प्रीवियसली एक्सप्लोर्ड। ओके, और इसके सोर्सेज की बात करें तो कॉमन सोर्सेज इसके अंदर इंक्लूड हैं गवर्नमेंट सेंसस और एकेडमिक आर्टिकल्स, हेल्थ रिकॉर्ड्स, ओपिनियन पोल्स, ठीक है, बुक्स, वेबसाइट्स, ये सब। दूसरी डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं हेट्रोजीनियस सोर्स को डाटा के, अनलाइक प्राइमरी डाटा और डॉक्यूमेंट जो कि टिपिकली क्यूरेटेड होते हैं फॉर पर्पस अदर देन द स्पेसिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट करंटली बीइंग कंडक्टेड। ओके, तो इस चैप्टर के अंदर हमें ये सब पढ़ना था, जो भी इम्पोर्टेंट था मैं आपको सब समझा दिया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई दिक्कत है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैंने इसकी जो यूनिट 1 है, यूनिट 2 है, उसकी वीडियो पहले ही बना दी है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।